देख ली। How transfer of ownership takes place in specific goods and in uncertain goods, we have seen that, number one. Number two, nemo dat non quid habet, a person cannot give a better title to another person than what he himself has, is a basic rule, ठीक है। और उसके exceptions ये भी अपन ने देख ली, ठीक है। Now we come to the next part, that is delivery of goods. पहले ही बता चुका हूं, वापस बता रहा हूं, that सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अलग चीज है और डिलीवरी ऑफ गुड्स होना अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स की जहां तक बात है यार, द रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी मतलब क्या होता है सर, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी पे टाइप्स भी क्या होते हैं, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, ये सब तो आप पढ़ ही चुके हो। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिगार्डिंग जो रूल्स हैं कि कैसे डिलीवरी लेट हो गई तो क्या, डिलीवरी जिस फॉर्मेट में चाहिए गई है उस फॉर्मेट में नहीं है तो क्या, डिलीवरी किस प्लेस पे करनी चाहिए, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, डिलीवरी के लिए किसको अप्लाई करना है, सेलर को अप्लाई करना है कि माल डिलीवर कर दूं, या बायर को अप्लाई करना है माल डिलीवर कर दूं, ठीक है। पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स की जा रही है तो उसकी बात क्या। तो ये सारे जो छोटी मोटी बातें हैं ये अपने को करीब 12 पॉइंट्स में डिलीवरी ऑफ गुड्स के नियम पढ़ने हैं। बहुत इजी है, कोई है ना टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सर पहला पॉइंट बाद में कराऊंगा। सेकंड पॉइंट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, यदि कॉन्ट्रैक्ट में सेलर और बायर ने कुछ माल सप्लाई करने के लिए और खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया, यदि सेलर ने अप्लाई, मतलब सेलर और बायर ने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया है कि सेलर को अप्लाई करना है माल डिलीवर करने के लिए या बायर को अप्लाई करना है माल डिलीवर करने के लिए, तब तो जिस भी बंदे का नाम लिखा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा माल डिलीवर करने के लिए। यदि सेलर को अप्लाई करना है तो सेलर अप्लाई करेगा कि शुड आई डिलीवर द माल, ठीक है, गुड्स। यदि बायर को अप्लाई करना है तो बायर सेलर के पास में अप्लाई करेगा, भाई माल डिलीवर कर दे। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो फिर सेलर को तब तक हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है डिलीवरी देने के लिए जब तक कि बायर ने अप्लाई नहीं कर दिया है। सो इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, इट इज द बायर who need to apply कि भैया माल दे दे। The seller of goods is not obliged to deliver them until the buyer has applied for delivery unless otherwise agreed, means यदि कॉन्ट्रैक्ट में अपोजिट लिखा हुआ है तो अपोजिट, नहीं तो बायर को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ही सेलर माल रिलीज करेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ डिलीवरी, सर माल को कहां डिलीवर किया जाए, या तो कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट कर दो कि सर पुणे में डिलीवर करना है आपको माल, या फिर बॉम्बे में डिलीवर करना है, जहां भी करना है कर लो, ठीक है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में बता दो, पहली बात, ठीक है। तो जहां पर आपने बताया है, सेलर और बायर ने ये निश्चय किया कि माल मुंबई से चालू होके पुणे जाएगा, ठीक है, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी वुड बी पुणे, और वहां पर कब डिलीवर करना है, एट द स्पेसिफाइड प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑन अ वर्किंग डे। सर वर्किंग डे पे, छुट्टी वाले दिन नहीं देना है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आपको उनको माल प्रोवाइड कराना है। ऐसे नहीं कि संडे के दिन रात को 2 बजे पहुंच कर बोले कि माल ले लो, नहीं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। सो द प्लेस ऑफ डिलीवरी में भी कब डिलीवर करना है, सर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑन अ वर्किंग डे। जब कोई प्लेस मेंशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रहता है इसमें पार्ट, जब कोई प्लेस मेंशन्ड नहीं है कि माल को कहां पर डिलीवर करना है, तो सर गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस वेयर दे वर एट द टाइम ऑफ सेल। सर यदि इन्होंने माल की कहां डिलीवरी की जाए इस बारे में कुछ बात ही नहीं की गई है, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी कहां होगी, जहां पर गुड्स पड़े हुए हैं एट द टाइम ऑफ सेल। सेलर के पास में गोदाम में पड़े हुए हैं तो वहां, सेलर की फैक्ट्री में दूसरे शहर में पड़े हुए हैं तो सेलर वहीं पर माल की डिलीवरी देगा आपको, ठीक है। सो when no place is mentioned, goods are to be delivered at a place where they were at the time of sale, and if not in existence, यदि गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, फ्यूचर गुड्स हैं, so at the place where they would be manufactured, जहां पर वो मैन्युफैक्चर होंगे वहां से डिलीवरी, वहां पर डिलीवरी देने के लिए सेलर बाध्य होगा, ठीक है। आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि जब अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो भी आप हमारी सिटी में लाके दो, या तो सेलर और बायर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ये डिस्कस कर ले कि डिलीवरी कहां पर देनी है। यदि उन्होंने नहीं डिस्कस किया है, नहीं मेंशन किया है कॉन्ट्रैक्ट में,
तो जहां पर वो गुड्स सेलिंग के टाइम है वहां पर, या जहां पर पड़े हुए हैं वहां पर, और यदि मैन्युफैक्चर नहीं किए हुए तो जहां वो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे वहां पर डिलीवरी देने के लिए सेलर बाध्य होगा, उससे ज्यादा उसको बाइंड नहीं किया जा सकता। टाइम ऑफ डिलीवरी, सर या तो कोई टाइम फिक्स कर लो डिलीवरी का कि 15 तारीख तक आपको मुझे गुड्स डिलीवर कर देने। यदि कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ है सर, तो एक अपना तो एक सेट वर्ड है, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर सेलर को माल डिलीवर करना है। रीजनेबल टाइम क्या होगा, ये हर केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा। सो टाइम या तो फिक्स कर लो, नहीं फिक्स है तो रीजनेबल टाइम में सेलर जो है वो माल की डिलीवरी देगा। गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, जब माल बेचने के समय गुड्स जो है वो एक थर्ड पार्टी के पोजेशन में है, ठीक है, देयर इज नो डिलीवरी देन इन दैट केस अनलेस एंड अनटिल such third person acknowledges the buyer that he holds the goods on his behalf। सर इस केस में जहां पर गुड्स थर्ड पार्टी के पास में है तो तब तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि ये थर्ड पार्टी बायर को एक्नॉलेज नहीं कर देती कि मैं तेरे बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा हूं। सर इस डिलीवरी को क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, जहां पर माल तो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, केवल वो कोल्ड स्टोरेज वाले आदमी ने, कोल्ड स्टोरेज ओनर ने एक्नॉलेज कर दिया था नए बायर को कि आज से तेरे बिहाफ पे माल होल्ड कर रहा हूं। तो जहां पर गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पास में, थर्ड पार्टी की कस्टडी में है, वहां पर तब तक डिलीवरी हुई भी नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो थर्ड पार्टी बायर को एक्नॉलेज नहीं कर दे कि भाई साहब मैं आज से गुड्स आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तब डिलीवरी हुई भी मानी जाएगी। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, टेंडर ऑफ डिलीवरी मतलब सर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस दो तरीके से होता है बेटा, अपन ने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। एक तो होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। तो सर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की क्या मैं अब अपना माल सप्लाई कर दूं भैया, सेलर टेंडर करना चाह रहा है, टेंडर ऑफ डिलीवरी करना चाह रहा है, ठीक है, तब तक तो टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, द डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी मे बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस इट इज मेड एट अ रीजनेबल आवर। यदि सेलर बायर को बोल रहा है रात को 2 बजे कि यार मैं माल डिलीवर कर दूं क्या, ऑफर कर रहा हूं, नहीं तो बाद में मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये टेंडर ऑफ डिलीवरी इनइफेक्चुअल है, जीरो है, क्योंकि इसको रीजनेबल आवर में नहीं बोला गया है। रीजनेबल आवर मतलब उस ऑफिस जगह या उस काम करने की पोजीशन के जनरल बिजनेस आवर्स, रीजनेबल आवर्स क्या रहते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, सर सेलर और बायर ने माल खरीदने और बेचने को तो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, सेलर बैठा है मुंबई में, बायर बैठा है पुणे में, तो अब इसको मुंबई से पुणे पहुंचाने का डिलीवरी का खर्चा कौन बियर विथ करेगा। द एक्सपेंसेस ऑफ पुटिंग द गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट, एक तो डिलीवरेबल स्टेट में लाने का और डिलीवरी करने का must be borne by the seller in the absence of a contract to the contrary, ठीक है। सर आपको बताया था गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा, सर बायर बोलता है ये मेरे को 100 किलो गेहूं तो चाहिए रे, लेकिन कैसे चाहिए, 10-10 किलो की पैकिंग में 10 पैकेट के हिसाब से 100 किलो चाहिए। तो फिर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए सबसे पहले तो 10 बोरे खरीदे जाएंगे, उनमें इनको फिलिंग किया जाएगा, फिर उसको स्टिच किया जाएगा। तो सर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए हर चीज पे खर्चा हो रहा है ना, हर स्टेप पे खर्चा हो रहा है, वो कौन बेयर विथ करेगा, until otherwise agreed into the contract सर इट हैज टू बी borne by the seller। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा सेलर को बियर विद करना पड़ेगा। सर समझ में आया, बोलो यस और नो, समझ में आ गया क्या। मानस, मोहित, ओम, प्रियांशु, सिया, कृष्णा, हाँ सर। चलिए यस सर। अब फर्स्ट पॉइंट करते हैं, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। सर इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। सर अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन द प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल has the same effect for the purpose of passing of property in such goods as a delivery of the whole। delivery of part of the goods
in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing of property in such goods as a delivery of the whole. सर देखो, हालांकि ओनरशिप का डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं, पर जबरदस्ती में इस पे एक पॉइंट बना के क्वेश्चन डाल दिया गया, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक्स ने वाई को 1000 बेल्स ऑफ कॉटन देने की बात करी थी, 1000 बेल्स ऑफ कॉटन, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्स ने वाई को निश्चित तारीख पे बोला ये देखो, अपने कोई प्लेस ऑफ डिलीवरी की बात तो हुई नहीं है, तो जहां पर माल पड़ा है वहीं पर मैं माल दूंगा, ठीक है। वाई ने अपनी लॉरियां भिजवा दी, लॉरी जिसमें ये बेल्स लोड होके आने वाली हैं, ठीक है सर। तो अब लॉरी बार बार चक्कर काट के ले जा रही है, क्योंकि 1000 पेयर्स को एक साथ ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो 200 सबसे पहले लॉरी में भर दिए, लॉरी चली गई वाई के गोदाम में, फिर वापस आई वो लॉरी, 200 यहां पर भरे, फिर वाई के गोदाम में, ठीक है। अभी तक 400 डिलीवरी हुई है, पीछे से बची हुई 600 में आग लग गई और ये खत्म हो गई, पीछे से बाकी की 600 में आग लग गई और ये खत्म हो गई। सर ये जो हमने 200 की डिलीवरी उठाई है यहाँ से, 200 की डिलीवरी उठाई है यहाँ से, इट इज, ये जो पार्ट डिलीवरी है टुवर्ड्स फुल डिलीवरी, टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ द फुल डिलीवरी है। देखो अब डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ होल। सर हमने तो ये 1000 पकड़ा दी थी ना आपको, आप धीमे धीमे करके ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी पार्ट डिलीवरी इज इन प्रोग्रेस ऑफ होल, it has the same effect for the purpose of passing of property in goods as a delivery of the whole। इसका वैसा ही इफेक्ट होगा जैसे कि पूरी पूरी डिलीवरी कर दी गई हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ए एक सेलर है, उसने बी को रिक्वेस्ट किया बायर को कि आप अपने बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1000 बॉक्सेस ऑफ कॉटन, आप उसकी डिलीवरी ले लीजिए। तो ए ने धीमे धीमे कॉटन की बेल्स अपनी लॉरी से निकालना चालू किया। आफ्टर रिमूविंग 200 बेल्स ऑफ कॉटन, सर फायर लग गई, कॉन्सिक्वेंटली रेस्ट ऑफ द बेल्स वर डिस्ट्रॉयड, सर बाकी की 800 डिस्ट्रॉय हो गई। held B was to bear the loss because delivery of part was in progress of delivery of the whole, delivery of part was in progress of the delivery of the whole, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। सर सेलर और बायर के बीच में बात हुई थी, दीपावली या होली का टाइम आ रहा था, बायर ने अपने ऑफिस के स्टाफ के लिए सेलर से, सेलर मिठाई बनाने वाला है, 100 डब्बे मिठाई के मंगवाए, 100 डब्बे स्वीट्स के मंगवाए, मिठाई के मंगवाए, ठीक है। तो अब अपन को पढ़ना है, सेलर ने डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी कर दिया, तो इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स फॉलोइंग 3 कंडीशंस में अप्लाई। इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स 3 बातें हो सकती है सर, या तो कम पैकेट आए हैं, डिलीवरी ऑफ लेसर क्वांटिटी, या फिर या फिर उतने ही पैकेट आए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या फिर ज्यादा पैकेट आ गए हैं। सर इस केस में क्या होगा ये हमको देखना है, इस केस में क्या होगा ये हमको देखना है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, मंगाए थे अपन ने रसगुल्ले और आ गए गुलाब जामुन, ठीक है। तो डिलीवरी मिक्स्ड विद गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। सर थोड़े रसगुल्ले के पैकेट आ गए, थोड़े गुलाब जामुन के पैकेट आ गए, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखना चालू करते हैं। डिलीवरी ऑफ लेसर क्वांटिटी, बायर में आइदर एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे फॉर इट एट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और रिजेक्ट इट। सर 100 मिठाई के डब्बे मंगाए थे, सेलर ने, भाई ने 90 ही प्रोवाइड किए, 90 ही प्रोवाइड किए। तो अब बायर के पास में 2 ऑप्शन है कि भैया मेरे 10 बंदे जो हैं वो क्या खाली हाथ मिठाई के यहाँ पर भेजूंगा, उनके हाथ में मिठाई नहीं दूंगा क्या, कितना औकड़ लगेगा कि 90 तो घर लेके जा रहे हैं और 10 लेके ही नहीं जा रहे हैं। तो बायर के पास में 2 ऑप्शन है, या तो इस पूरी क्वांटिटी 90 के 90 को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर 90 को एक्सेप्ट कर लेगा। दोनों ऑप्शन है, वो चाहे तो 90 के 90 को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि सेलर उसे बाइंड नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी से कम एक्सेप्ट करने को, ठीक है।
तो फिर अब इसके पास में ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो गया, बायर के ऑप्शन पे वो चाहे तो सारे एक्सेप्ट करे, चाहे तो सारे रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो यदि वो 90 एक्सेप्ट कर रहा है तो प्रोपोर्शनेटली इनके लिए पे भी करेगा, पूरे 100 के लिए पे नहीं करेगा, प्रोपोर्शनेटली 90 के लिए जितना होता है उतना पे कर देगा। सो बायर में आइदर एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे फॉर इट एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और ही में रिजेक्ट द होल। सर ये पहला ऑप्शन समझ में आया, जब कम क्वांटिटी होती है तब क्या क्या किया जा सकता है, पहला पार्ट बोलो। यस सर, बोलो। यस सर। डिलीवरी ऑफ लार्जर क्वांटिटी, सर 100 की बात हुई थी लेकिन आप मुझे 110 चिपका रहे हो। ठीक है सर, बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट और रिजेक्ट द रेस्ट। सर 110 दिया है ना, तो बायर क्या कर सकता है, जितना कॉन्ट्रैक्ट में है उतना एक्सेप्ट कर सकता है और बाकी का रिजेक्ट कर सकता है कि मुझे एक्स्ट्रा 10 डब्बे नहीं चाहिए, और ही में रिजेक्ट द होल और ही में एक्सेप्ट द होल। ठीक है, यहां पर एक कैच है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। लेट्स सी दी आर मॉड्यूल। सोगा where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to sell, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest or he may reject the whole। ठीक है, और he may reject the whole, सर पूरी भी रिजेक्ट कर सकता है। if the buyer accepts the whole of the goods he shall pay for them at the contract rate। सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो लार्जर क्वांटिटी की बात हो रही है, सो बायर में रिजेक्ट द होल, सर पूरी 110 क्वांटिटी रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर जितनी ऑर्डर करी है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में उतनी एक्सेप्ट कर सकता है, एक्स्ट्रा को रिजेक्ट कर सकता है, और ही में एक्सेप्ट द होल, सर पूरी 110 भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तीनों ही केस कर सकता है। अच्छा ज्यादा भेजी, चल आने दे, नहीं ज्यादा भेजी, ज्यादा क्यों भेजी भाई, नहीं, और यदि ज्यादा भेजी तो जितनी मेरे को चाहिए उतनी रख लूंगा, बाकी रिजेक्ट कर दूंगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इफ द बायर एक्सेप्ट्स द होल ऑफ द गुड्स सो डिलीवर्ड, यदि 110 की 110 रख लेता है तो फिर प्रोपोर्शनेटली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से बढ़ा के रेट देगा, ऐसा नहीं कि 100 की प्राइस दी और 110 रख ली, ऐसा मत कर देना भाई। ठीक है, अब एक और सिचुएशन होती है जहां पर ऑर्डर तो रसगुल्ले किए थे लेकिन है ना रसगुल्लों के साथ में गुलाब जामुन के पैकेट्स मिक्स होके आ गए। सो इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्टेड मिक्स्ड विद गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब बायर के पास में दो ऑप्शन है, बायर में एक्सेप्ट द रेलेवेंट गुड्स एंड रिजेक्ट द रेस्ट। सर जो रसगुल्ले ऑर्डर किए थे वो एक्सेप्ट कर लेगा, गुलाब जामुनों को रिजेक्ट कर देगा, नंबर वन। और ही में रिजेक्ट द होल, सर पूरे के पूरे रिजेक्ट कर सकते हैं, ये क्या बेवकूफी लगा रखी है, जो चीज मैंने दी थी वो क्यों नहीं भेज रहे हो। ठीक है, इसलिए मैं पूरा रिजेक्ट करता हूं। लेकिन अब एक और स्टेटमेंट, सर however mixing the goods of inferior quality does not amount to mixing of goods of different description। मान लीजिए चावल की बात हो रही थी, चावल अलग अलग क्वालिटी का होता है, बासमती राइस में टिबर राइस, डुबर राइस, सुपर क्वालिटी, टिबर क्वालिटी, डुबर क्वालिटी, सुपर क्वालिटी, कुछ पैकेट्स टिबर के भेज दिए, कुछ डुबर के भेज दिए। ठीक है, तो चावल के साथ में चावल ही इंफीरियर क्वालिटी का भेजा जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के गुड्स भेज दिए, ये इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स भेज दिए। तो वो इंफीरियर क्वालिटी का आप रिजेक्ट करना चाहो तो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, आप कर सकते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है जो यहाँ पर है मिक्सिंग द गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। डिफरेंट डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि सर बोला कुछ था और भेज कुछ दिया, रसगुल्ले की जगह आपने भेज दी ये गुलाब जामुन। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, सर एक्स और वाई के बीच में हुआ था कि 1000 पेयर ऑफ शूज एक झटके में एक साथ डिलीवर करेगा यहाँ पर,
लेकिन यदि इसने अपनी मर्जी से बोला कि नहीं मैं तो 200 के इंस्टॉलमेंट में दूंगा, नहीं तो मुझसे नहीं होगा, तो उस केस में buyer is not bound to accept the goods in installment delivery unless otherwise agreed. तब तक ये बाउंड नहीं किया जा सकता इसको. So unless otherwise agreed, buyer is not bound to accept the delivery in installments. तुम ये नहीं कह सकते मैं तो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तुम ही रिजेक्ट कर रहे हो. बाबा तो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस जो कर रहा है ना, वो एक मुश्त का डिसाइड हुआ था और तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज में कर रहा है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट, the rights and liabilities in case of delivery in installment and payment thereupon may be determined by the parties to the contract. सर यदि ये इंस्टॉलमेंट डिलीवरी की बात हुई थी तो फिर उस केस में पार्टीज की क्या राइट्स और लाइबिलिटीज रहेंगे कि क्या ये बंदा पांचों के पेमेंट आने के बाद में पेमेंट के लिए वो होगा, बाउंड होगा, या जैसे जैसे गुड्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे पेमेंट के लिए बाइंड होगा. जो इनके बीच में डिसाइड हुआ है वो वैसा रहेगा. लेकिन यदि कुछ डिसाइड नहीं हुआ इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज को लेके तो आप इसे बाइंड नहीं कर सकते कि मैं तो 200 में ही दूंगा, तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज डिलीवरी टू कैरियर. सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the delivery of goods to the carrier for transmission to the buyer is prima facie deemed to be a delivery to the buyer. Sir, subject to the terms of the contract. यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है तो वैसा नहीं, तो हम ये मानेंगे कि जब सेलर ने माल किसी कैरियर को पकड़ा दिया फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी टू द बायर, इट विल बी प्राइमा फेसी, फाइनली नहीं, प्राइमा फेसी, ऑन द फेस ऑफ इट हम ये मानेंगे कि हमने गुड्स जो है वो जैसे बायर को ही डिलीवर कर दिए हो. ऑन द फेस ऑफ इट मानेंगे. बस ये रूल याद रखना, कोई इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. केवल डिलीवरी ऑफ गुड्स पे क्वेश्चन आए तो उसमें ये ठोक देना, बाकी इतने ज्यादा आगे कंफ्यूजन होगा, इस पे ध्यान मत देना. सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी of goods to carrier for transmission to the buyer is prima facie deemed to be delivery to the buyer. सर इसके दो एक्सेप्शन तो मैंने ही कल आपको पढ़ा दिए थे. क्या? सेलर इज रिजर्विंग हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स. सेलर इज रिजर्विंग हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स. मानस बता कैसे कैसे दो तरीके कल बताए थे जिनसे सेलर अपना रिजर्व कर रहा है राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स. कल पढ़ाया था. क्या हुआ मानस? सर कल का याद नहीं किया. अरे कोशिश कर बेटा, कोई तेरे को परेशान करने के लिए थोड़ी पूछ रहा हूं. कल क्या पढ़ाया था कि सर जब अपन गुड सेलर को कैरियर को देते हैं तो वो अपने को ये क्या ना रिसिप्ट देता है या नहीं देता है, पावती देता है ना. वो पावती जिसको जो दिखाएगा वो माल छुड़ा सकता है. तो सेलर ने क्या किया, वो पावती अपने पास रख ली या अपने एजेंट को दे दी जो बायर के शहर में बैठा है कि जब पैसा मिले तब ये पावती दे देना. तो यहाँ सेलर इज रिजर्विंग इज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स. या फिर सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर 5,000 रुपीज. अब जब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर करना पड़ेगा. ठीक है. सो सेलर इज रिजर्विंग इज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स. इन दो तरीकों से कल ही बताया. तो भले ही इसने गुड्स कैरियर को दे दिए, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने गुड्स बायर को दे दिए. ही मे रिजर्व हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, बट जनरली आप मान सकते हो कैरियर को दे दिए मतलब ठीक है, डिलीवरी के लिए बायर को दे दिए. ज्यादा इससे इफेक्ट मत होना इस वाले रूल से. चलिए, डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, इसको दो तरीके से देखना है सर. डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, ठीक है. कई बार माल कश्मीर से चालू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है सर. इसको दो तरीके से देखना है सर. देखो, जब माल बहुत बड़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो, मान लो जमशेदपुर से जा रहा है. जमशेदपुर किस चीज के लिए फेमस है? आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है बेटा जमशेदपुर. जमशेद जी टाटा के नाम पे पड़ा है. ठीक है, जमशेदपुर. ठीक है. तो आयरन स्टील, सर आयरन स्टील जमशेदपुर से चालू हुआ और ठेठ असम जा रहा है. बहुत बड़ी डिस्टेंस है. फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी डिस्टेंस है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स है. सर रास्ते में आयरन एंड स्टील को सर रस्ट लगेगी या नहीं लगेगी? ये तो इसका नेचर है सर, रस्ट तो लगेगी ही लगेगी. ठीक है. सो थोड़ा तो डिटोरिएशन होगा ही होगा ड्यूरिंग ट्रांजिट.
where the goods are delivered at a distant place, the liability for deterioration incidental to transit will fall on the buyer. सर बायर को इतना थोड़ा बहुत तो रस्ट वाला खरीदना पड़ेगा जो ट्रांजिट में छोटा मोटा गुड्स को नुकसान हो जाता है, या थोड़ा बहुत डिटोरिएशन जो कि इंसिडेंटल है, जो ट्रांजिट के दौरान होगा ही होगा। 100 में से 1-2 पीस खराब हो जाते हैं, पटका पटकी में माल उठा के फेंकते हैं ना सब जने, तो उसमें से थोड़ा बहुत जो है वो मतलब है ना, प्राइमरली जो डिटोरिएशन हो रहा है ट्रांजिट के दौरान वो कौन बियर विथ करेगा? सर जो होना है थोड़ा बहुत तो होता ही है, वो बायर बियर विथ करेगा। दो द सेलर एग्रीज टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क, भले ही सेलर ने अपनी रिस्क पे डिलीवर करने की बात की हो, लेकिन सर जो थोड़ा बहुत इंसिडेंटल है जो होगा ही डिटोरिएशन ट्रांजिट के दौरान, जैसे रस्ट लगना या 100 में से 1-8 पीस टूट जाना, ये सब तो क्या है बायर को ही बियर विथ करना पड़ेगा। ये तो हो गई एक बात। लेकिन सर यदि गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे नेचर के हैं जहां पर कश्मीर से 100 किलो नहीं 1000 किलो एप्पल किसी ने मुंबई मंगाई, ठीक है, तो सर यहां से यहां पहुंचते हुए वाया ट्रेन या वाया ट्रांसपोर्ट कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे। तो क्या ये सेलर की ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो ऐसे एप्पल्स डाले जो थोड़े से कच्चे हो, ताकि बाय द टाइम 5 या 6 दिन वो पैक रहे, मुंबई में पहुंचे, तब तक वो बिल्कुल प्री रेडी या रेडी फॉर कंजम्पशन हो जाए। यदि इसने सेलर ने कश्मीर से ही ऐसे एप्पल डाल दिए जो पूरी तरीके से पके हुए हैं, तो मुंबई तक पहुंचते पहुंचते उनकी तो हालत खराब हो जाएगी, वो रोटन हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो सर जहां पर गुड्स का नेचर डिफरेंट है ना, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो जहां पर गुड्स का नेचर डिफरेंट है ना, वहां पर सेलर को ध्यान रखना है कि वो ऐसे गुड्स भेजे जो यहाँ तक सही सलामत पहुंचे, ठीक है। अदरवाइज जो ट्रांजिट के दौरान इंसिडेंटल डिटोरिएशन है, थोड़ा बहुत माल टूटना फूटना, 100 में से 1-2 पीस खराब हो जाना, या फिर जंग लगना थोड़ी बहुत, भले ही सेलर ने उसके लिए बोला है पर उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। ये दोनों एंगल याद रखना बेटा। Buyer's right to examine the goods. The goods are delivered to the buyer. Where the goods are delivered to the buyer, he is entitled a reasonable opportunity of examining them in order to ascertain that they are according to the contract or not. Sir, जहां पर सेलर ने बायर को माल दिया है, बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो सैंपल चेकिंग कर सके, एग्जामिन कर सके गुड्स को कि यार जो मैंने ऑर्डर किया था उसी डिस्क्रिप्शन में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। सेलर ये नहीं बोल सकता बायर को, देख कि मैंने अपना माल दे दिया, मेरी तो ट्रेन है, मैं 15-20 मिनट में मैं तो जा रहा हूँ, तेरे को एक्सेप्ट करना है कर, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, उस केस में बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, सो ही में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द गुड्स। सेलर कैन नॉट बाइंड द बायर कि इस तरीके से आप गुड्स एक्सेप्ट करो। ये रूल्स थे, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तैयार रहना पढ़ना, ठीक है। ये पार्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं कि सर प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर से बायर के पास में कब पास होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है जानने की। सर उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए, हु शैल बियर द रिस्क, कौन रिस्क बियर विद करेगा, हु कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी जो कि गुड्स को नुकसान पहुंचा रहा है, वेदर अ सेलर कैन sue फॉर प्राइस, सर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है नहीं हुई है इस बात पे डिपेंड करेगा, प्राइस के लिए या फिर डैमेजेस के लिए। सर इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर या इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर के केस में जो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर है, क्या वो पोजेशन ले सकता है सेलर या बायर से, ये सब किस बात पे डिपेंड करेगा, कौन ओनर है, ये पार्ट अपन पहले ही कर चुके हैं। अब एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स करके एक लास्ट चीज बची है। Acceptance of goods by the buyer is deemed to take place when the buyer intimates the seller that he has accepted the goods. सर सेलर ने बायर को गुड्स दिया, तो बायर जो है वो इन गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो बायर ने सेलर को बता दिया हाँ भाई मैं गुड्स एक्सेप्ट कर रहा हूं, या फिर वो कुछ गुड्स के साथ में ऐसा करता है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, उन गुड्स को यहाँ पर बताए बिना ही कि हाँ मैंने माल एक्सेप्ट कर लिया, आगे एक नए पर्सन को बेच दिया, या फिर उन गुड्स को मनी लेंडर के पास में गिरवी रख दिया।
so he is doing something which is inconsistent with the ownership of this person, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि इनडायरेक्टली कि इसने पहले गुड्स एक्सेप्ट किया है फिर ही ये काम कर रहा है। और तीसरा तरीका, इफ द बायर retains the goods after the lapse of a reasonable time without intimating to the seller that he has rejected them। सर यदि बायर ने सेलर को इंटीमेट ही नहीं किया कि मैं माल को रिजेक्ट कर रहा हूं और बहुत लंबे समय तक रीजनेबल टाइम से ज्यादा अपने पास में रख लिया विदाउट इंटीमेटिंग कि मैं तो इसे रिजेक्ट कर रहा हूं, तो फिर अब ये मान लिया जाएगा कि बायर ने डिलीवरी ऑफ गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है सर, या तो खुद बता दे या रिजेक्ट नहीं किया और रीजनेबल टाइम से भी ज्यादा रख लिया, और या फिर उन गुड्स के साथ में कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि सेलर की ओनरशिप क्वेश्चन मार्क आ जाए उसमें। ठीक है, unless otherwise agreed, where the goods are delivered to the buyer and he refused to accept them। ठीक है, जब तक कि अदरवाइज नहीं एग्री किया गया है बिटवीन द सेलर एंड बायर, तब तक क्या होगा, यदि सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर किए एंड बायर ने रिफ्यूज कर दिया उसको एक्सेप्ट करने से, हैविंग राइट टू डू सो, सर वो कर सकता है। He is not bound to return them to the seller. He is not bound to return them to the seller. Sir, seller ने बायर को गुड्स दिया, बायर ने कहा गुड्स मेरे हिसाब से नहीं है, आई एम रिजेक्टिंग द गुड्स क्योंकि जो तुमने वादा किया था वो गुड्स नहीं है। तो बस यहीं पर बायर की बात कहाँ खत्म हो जाएगी कि बस रिजेक्शन का कम्युनिकेशन यहाँ पर पहुंचा दे। ठीक है, नाउ बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न दोज गुड्स टू द सेलर कि भैया मैं अपने खर्चे में तेरे पास माल पहुंचाऊं या फिर मैं हाथ पैर हिलाऊं, मैंने बस रिजेक्ट कर दिया माल, सेलर को खुद को यहाँ से माल कलेक्ट करना होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, बात समझ में आई आपको? बायर की कोई ड्यूटी नहीं है इन गुड्स को वापस रिटर्न करने की सेलर को, बस वो बोल दे मैंने रिजेक्ट किया है। It is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them। सर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपके गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्टेड क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है या उस क्वांटिटी में नहीं है या आपने सही टाइम पे नहीं मुझे सप्लाई किया, आई एम रिजेक्टिंग देम। बस इंटीमेट कर दो, कम्युनिकेट कर दो, उन गुड्स को वापस रिटर्न करने का जिम्मेदारी बायर का नहीं है, वो सेलर को खुद को कलेक्ट करनी है। ठीक है, अब वेयर द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, सेलर डिलीवरी करना चाहता है, रेडी भी है और इच्छा भी है कि डिलीवर गुड्स कर दूं, और बायर को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज डिलीवरी ले लीजिए, और बायर रीजनेबल टाइम के अंदर डिलीवरी नहीं लेता है उन गुड्स की और उन गुड्स को कुछ नुकसान हो जाता है इस कारण, then the buyer is liable to the seller for any loss occasion to the goods by his neglect to take the delivery। ठीक है सर, इस कारण सेलर को जो भी नुकसान होता है बायर रेस्पॉन्सिबल रहेगा उन सभी के लिए। Seller is also entitled to claim a reasonable charge for the care and custody of the goods। सेलर ये प्राइस भी उससे ले सकता है। ठीक है, तो जहां पर सेलर बिल्कुल पाक साफ है, वो गुड्स की डिलीवरी देना चाह रहा है, सही क्वांटिटी में दे रहा है, बिल्कुल सही क्वालिटी की दे रहा है, और बायर उन गुड्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर सच रिक्वेस्ट गुड्स ले ले, और इस दौरान उन गुड्स को कुछ नुकसान हो जाता है क्योंकि बायर ने डिलीवरी नहीं ली, तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। नया लिंक भेज रहा हूँ, रिज्वाइन करना।